हिम्मत है यहाँ पे जितना एमपीज बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं आप वो छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखा, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका एमपी पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है, आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा एमपी तो रेप केस में है, आधा एमपी डाउरी केस में है, आधा एमपी तो इसमें फिर आपके मुंह से नारी शक्ति का बात सुना नहीं देते। तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे। ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे। आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हो। 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है। तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक एमपी आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो सीएम है, अपने बलबूते पे सीएम बने, कोई दिल्ली का सीएम जैसे बने नहीं। तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से। क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं, जो बीजेपी वाला नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वॉर इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया इतना इम्पोर्टेंट इशू में। फिर भी अभी किया है, क्यों? क्योंकि पीएम के हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कल से यहाँ पे चर्चा शुरू है नारी शक्ति वंदन बिल पर, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो सत्ता पक्ष के हमारे सांसद है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस तरीके से महिला के हित में बात कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है कि महिलाओं के हितैषी सारे एक तरफ बैठे हुए हैं और इधर सब विरोध में बैठे हुए हैं। किंतु उन्हें इतिहास पता नहीं है कि मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया है, मनुस्मृति को मानने वाले कौन लोग हैं, ये पहले पता कर लो। इतिहास इन्हें पता नहीं है। कोई कलाकार खड़ा हो जाता है, कुछ भी बताता है, कोई कुछ खड़ा हो जाता है, कोई कुछ भी बताता है, लेकिन इतिहास क्या है? नारियों को सम्मान देने का काम किसने किया है इस देश में? यह मनुस्मृति में महिलाओं को क्या सम्मान दिया गया है? एक बार मनुस्मृति पढ़ के देखिए, बाद में आप संविधान पढ़ना, पहले मनुस्मृति तो पढ़ लो। इस संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, और देश के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में महिलाओं को पुरुषों के साथ में वोट का अधिकार दिया, जबकि विश्व में महिलाओं को बहुत बाद में वोट का अधिकार मिला है। आप इतिहास पढ़िए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस देश में जब देश के पंतप्रधान मोदी जी यहाँ पे बोल रहे थे कि आज 27 लाख महिलाएं हमारे नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में है, 27 लाख महिलाएं अगर पद पर है तो किसके वजह से है? वो नाम भूल गए थे। वो राजीव गांधी जी, उन्होंने दिया वो अधिकार महिलाओं को, इन्होंने नहीं दिया, ये सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। उस समय राजीव गांधी जी ने वो अधिकार हमारे महिलाओं को दिया। आज बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आती है तो ये लोग इतने पीछे क्यों दिखते हैं कि बलात्कारियों का साथ देते हैं। इनके विधायक, सांसद बलात्कारियों का साथ देते हैं, उनका सत्कार करते
चाहते हैं? हाँ, ये कैसा कैसा न्याय है अध्यक्ष महोदय? जी 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 बिल्कुल, मुझे पता था इनको तीखा लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, जो सच है वो बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा इस सदन में, ये देश की पहली राष्ट्रपति किस पार्टी ने दिया? संसद इस में देश को एक मिनट ये संसद हमारे लिए बहुत बड़ा मंदिर है। ये संसद को बलात्कारों को सपोर्ट करे बोल के सभी सांसदों को, मेरा को नहीं, सभी सांसद को अपमान करे, इसमें डिलीट करना चाहिए, बहुत गलत है। कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। सर अगर मैंने गलत बोलूंगा तो रिकॉर्ड से निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस देश के पहली राष्ट्रपति इस देश को किस पार्टी ने दिया? देश की पहली पंतप्रधान इस देश को किसने दिया? लोकसभा स्पीकर महिला किसने दिया? पहली मुख्यमंत्री इस देश में किसने बनाया? और ये लोग बात करते हैं महिलाओं की। अध्यक्ष महोदय, कृपया समाप्त करें। आपको एक मैं खुद का उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आज मैं सांसद कर यहाँ पे बोल रहा हूं, इस जगह एक महिला बोली होती। बात 2 मिनट बोलूंगा सर, मुझे पता है मुझे ज्यादा देर मिलने वाला नहीं, क्योंकि तीखे जब जो तीखा बोलता है उसको ज्यादा समय मिलता नहीं है, लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूं न्याय की। इस जगह एक महिला सांसद बोल रही होती, मेरी धर्म पत्नी जिसके साथ अन्याय करने का काम वहां की राज्य सरकार बीजेपी की थी, 2024 में कांग्रेस पार्टी ने रश्मि बरुए को लोकसभा की टिकट दी थी, उसका जाति प्रमाण पत्र, सुनिए सर, एविडेंस है, ये देखो कोर्ट में हाई कोर्ट तक के गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी हार गई। एक महिला को रोकने का काम पाप करने वाली सरकार ये है। सर कंक्लूड करने दीजिए, 1 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, 1 मिनट में, और जो भी बातें बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कंक्लूड करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कमी है, इसलिए मैं कुछ वादे हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने कल कुछ वादे किए, उस पर 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। बहुत लोगों की बात आ गई है। आपने वादे किए, राहुल गांधी उनके कुछ वादे याद देना चाहता हूँ। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, काला धन वापस, देश की जनता कब तक इनके आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज मुझे बोलने का मौका दिया है। आज मैं नारी शक्ति के इस निर्णय का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आज इस सदन में इस विधेयक पर चर्चा करते हुए पूरे देश की महिलाओं को गर्व महसूस हो रहा है। ये केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय महिलाओं के संघर्ष का विजय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज नारी शक्ति के लिए एक नए युग का उदय हुआ है। ये निर्णय इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नारी सशक्तिकरण की इस यात्रा की शुरुआत कर दी थी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें महिलाओं के लिए कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए थे, जिनका प्रभाव आज पूरे देश में देख रहे हैं। चाहे बेटियों की पढ़ाई के लिए कन्या केळवणी और शाला प्रवेश उत्सव, या संकट के समय मदद के लिए अभियान 181 हेल्पलाइन, मोदी जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। मोदी जी ने गुजरात में महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा शिक्षा का कवच दिया है। उनका समर्पण आज मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि उनका समर्पण ऐसा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी भेंट और सौगात मिलती थी वो उनकी नीलामी करते थे, और उससे मिलने वाला सारा पैसा कन्या केळवणी निधि में जमा कराते थे, ताकि बेटियों की उच्च शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भेंट सौगात एक कन्या केळवणी में उसने दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली है, नारी शक्ति के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज मोदी सरकार ने बेटियों को खुले आसमान में उड़ने के लिए पंख दी है। आज खेल के मैदान से लेकर स्टार्टअप की दुनिया तक सरकार हर बेटी के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। रक्षा क्षेत्र में तो हमने इतिहास रचा है। आज सैनिक स्कूल के द्वारा
द्वार बेटियों के लिए खुल चुके हैं। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है और भारत की बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की ऊंचाइयों में देश की सुरक्षा कर रही है। ये नया भारत है। यहाँ ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और दलित हर वर्ग की महिला देश के निर्माण में अपना गर्व से योगदान दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इस कानून की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सामाजिक न्याय है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवाज भी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में गूंजेगी। महिलाओं में निर्णय लेने की अद्भुत संवेदनशीलता होती है। जब वे नीति निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी तो हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और जनता का संसद के प्रति विश्वास और भी मजबूत होगा। मैं स्वयं इस विजन का एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक अत्यंत साधारण परिवार से आती हूँ, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मेरी राजनीति यात्रा भावनगर में एक पार्षद के रूप में शुरू हुई थी। आज अगर मुझ जैसी एक सामान्य कार्यकर्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रही हूँ, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी सोच का ये परिणाम है। उन्हें केवल सशक्तिकरण की बातें नहीं की, बल्कि उसे वास्तव में बदलने के लिए क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। संसद में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। ये अधिनियम लागू करने का ये समय है, ये सही समय है। करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का ये समय है। मैं विपक्ष के सभी साथियों से विनम्र अपील करती हूँ कि ये राजनीति से ऊपर उठकर ये ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें और देश की मातृशक्ति के सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करें। ये आरक्षण विधेयक हमारी माता बहनों को राजनीतिक भागीदारी का अटूट भरोसा देंगे। मैं ऐतिहासिक कदम का पूर्ण समर्थन करती हूँ। मेरे देश की माता बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं पूरे देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि इस अधिकार का सही उपयोग करें, देश के विकास में भागीदार बनेंगे और एक मजबूत, सशक्त और समान भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री अजय सिंह लोधी, श्री अजय सिंह लोधी जी, श्री अजय सिंह जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जो पार्टी की ओर से महिला आरक्षण विधेयक समर्थन में बोलने का मौका मिला। मैं महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, हमारा देश वह देश है जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि हमारी परंपरा में देवियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह वह देश है जहां कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है, राम से पहले सीता जी का नाम लिया जाता है। लेकिन महोदय, यह केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जमीनी सच्चाई इससे अलग है। सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं को राजनीति में उच्च स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वे हकदार हैं। इसलिए यह विधेयक देश और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, इस विचार को सबसे पहले 1987 में माननीय राजीव गांधी जी ने सामने रखा था। उस समय से लेकर आज तक लगभग 37 वर्ष हो गए हैं। लंबा समय बीत चुका है। यह आपने बताया है कि महिलाओं को उनका अधिकार देने में कितनी देरी की गई है। हम सब उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह विधेयक लेकर आएगी और यह महिलाओं को वास्तविक में तत्काल आरक्षण देगी। महोदय, जब हमने इस विधेयक को पढ़ा, गहराई से पढ़ा, तो हमें महसूस हुआ कि यह विधेयक महिलाओं को सशक्त करने के बजाय उन्हें भ्रमित करने का काम कर रही है।
महोदय, यह बिल महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं देता, बल्कि इसे जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को आरक्षण का अधिकार नहीं बल्कि अनिश्चित भविष्य में मिलेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए हमें और इंतजार करना चाहिए? यह क्या न्याय है कि 37 साल इंतजार करने के बाद भी उन्हें अभी नहीं बाद में कहा जाए? महोदय, इस बिल में रोटेशन का प्रावधान जिस तरीके से रखा गया है वह भी कई सवाल खड़े करता है। 2008 के पहले जो विधेयक आए थे उनमें रोटेशन का प्रावधान स्पष्ट रूप से परिभाषित था। सही था या गलत यह अलग बहस हो सकती है, लेकिन कम से कम स्पष्टता थी। लेकिन इस बार कहा गया है कि डेलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हॉल में कहा था कि कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए, सीधा काम होना चाहिए। लेकिन जो बिल लाया गया उसमें जनगणना और डिलिमिटेशन जैसा कोई इफ एंड बट जोड़ दिए गए। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? अब मैं नारी सम्मान के मुद्दे पर आना चाहता हूं। महोदय, सवाल यह है कि सरकार ने जमीन पर क्या किया है? इससे पहले महिलाओं का सम्मान वास्तव में बढ़ा हो? कुछ समय पहले हरियाणा में हमारी महिला पहलवान सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी, पूरा देश उनके साथ खड़ा था, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के पास उनके लिए एक शब्द भी नहीं था क्या? काइंडली टेक योर सीट, यू आर सो सीनियर, प्लीज। क्या कारण था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद को बचाया गया? यही नारी सम्मान है। महोदय, देश में किसी भी हिस्से को देख लीजिए, हाथरस, मणिपुर, हरियाणा, यह सूची खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है। एक मिनट साहब, एक आधा मिनट। नारी सम्मान का जो जोर नारा दिया जाता है वह केवल पैकेजिंग बनाकर रह गया, और जब उस पैकेजिंग को खोलते हैं तो अंदर से पुरानी सच्चाई निकलती है। इसका मतलब है कि वन टाइम अपॉर्चुनिस्ट बनकर रह जाता है। धन्यवाद। श्रीमती प्रतिभा धानोकर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। अजय सिंह लोधी जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ती वंदन अधिनियमावरती बोलण्याकरता मी आपल्यासमोर उभी आहे। 1987 मध्ये आदरणीय राजीवजीने हे बिल आणलं होतं आणि या बिलावरती जवळपास 37 वर्षानंतर आता चर्चा होत आहे। खरं तर आम्ही महाराष्ट्रातल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींना, आदरणीय म्हणजे जे पक्षाचे असतील, काँग्रेस पक्षाचे आणि महाविकास आघाडीच्या विचारांच्या सगळ्याच लोकांनी आतापर्यंत महिलांना प्रामाणिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। त्यात आपण बघितलं असेल की 1994 मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी 33% आरक्षण हे विधानसभेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मंजूर केलं। त्याच्यानंतर 2011 मध्ये आदरणीय पृथ्वीराज बाबा चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी 50% आरक्षणाचा लाभ या सगळ्या माता भगिनींना त्या ठिकाणी दिला। आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की आजच्या या बिलाच्या विरोधात आम्ही अजिबात नाही, पण आज या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर बोलत असताना महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या विरोधात आम्ही नाही, पण महिलांच्या अधिकाराची ही लढाई आम्ही सतत लढत आहोत आणि ही लढाई लढत असताना आम्हाला आरक्षणाची गरज अजिबात नाही। आज आपण बघितलं असेल की आरक्षण नसताना देखील या देशाच्या पंतप्रधान म्हणून इंदिराजींना काम केलं, या देशाच्या राष्ट्रपती म्हणून प्रतिभाताई पाटील असतील, या महिलांनी सक्षमपणे काम केलं। आज या ठिकाणी आम्ही खासदार म्हणून आहो, वर्षाताई असतील, मी असतील, आम्ही आमदार देखील झालो, तर आम्ही सर्वसाधारण गटातून लढून आमदार झालो आणि कदापि आम्हाला आरक्षणाची गरज पडली नाही। आणि तेवढी ताकद आमच्यात आजही आहे की आम्ही पुरुषाच्या विरोधात लढून, पुरुषाच्या ठिकाणी लढून। आपण पाहिलं असेल की एखाद्या महिलेचं आरक्षण असेल तर त्या ठिकाणी पुरुष लढू शकत नाही, मात्र आज 50% नाही तर आम्हाला 100% आरक्षण आहे, कारण पुरुषाच्या ठिकाणी लढून देखील आम्ही या ठिकाणी खासदार म्हणून निवडून आलो। आज माझा प्रश्न आहे की खरंच हे बिल महिलांना अधिकार देणारा आहे की फक्त महिलांना दिखावा महिला आरक्षणाचं करणारं हे बिल आहे?
माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार म्हणताय की 33% आरक्षण देणार, पण त्याला जोडून जनगणना आणि सीमांकन देखील आपण जोडून दुसरे 2 विधेयक देखील या ठिकाणी पारित करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपण करत आहे। माझे काही प्रश्न या ठिकाणी आहे की खरंच जनगणना या ठिकाणी कधी होणार आहे आणि सीमांकन देखील कधी होणार आहे। आपण बघितलं असेल की 2011ला जनगणना झाली, त्या 2011च्या जनगणनेवरतीच आता आपण हे बिल पास करत आहोत। 23 मध्ये जो ठराव या ठिकाणी झाला आणि काल रात्री जे बिल या ठिकाणी आलं, काल रात्री जे नोटिफिकेशन निघालं, नोटिफिकेशन मध्ये असं आहे की ऍज इट इज जशानं तसं आरक्षण राहील, मतदारसंघ वाढणार नाही, मात्र मतदारसंघामध्ये फेरबदल आपण या ठिकाणी करणार आहे। म्हणजे कुठंतरी ओबीसींना डावलून या ठिकाणी ही जनगणना आपली होणार आहे। या विधेयकामध्ये ओबीसी महिलांसाठी काही वेगळी व्यवस्था देखील आपल्याला दिसत नाही, जेव्हा की देशाची सगळ्यात मोठी संख्या, अध्यक्ष महोदय आता बोलायला लागली, किमान 2 मिनिटं वेळ अजून, जेव्हा देशाची सर्वात मोठी संख्या ही ओबीसी मधून येत आहे, त्या महिलांना प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवण्याचा कट हा भाजपाचा या ठिकाणी दिसत आहे। सामाजिक न्याय आणि विचारांच्या विरोधात आहे। आरक्षण हे फक्त 15 वर्षासाठी आपण केलं, म्हणजे या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिला या फक्त 15 वर्षासाठी मर्यादित आहे का, याचा देखील विचार आपण केला पाहिजे। आज या सभागृहात निवडून आलेल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधी या आरक्षणाच्या भरोशावर निवडून आल्या नाही, त्यांच्या स्वतःच्या ताकदीच्या भरोशावर या सभागृहात निवडून आल्या। म्हणून आम्हाला आरक्षण नको, खऱ्या अर्थानं द्यायचं असेल तर संरक्षण आपण या ठिकाणी द्यावं। आज जे अत्याचार महिलांवरती होत आहे, आज मिनिटाला महिलांवरती अत्याचार होत आहे, महिला अत्याचाराचे प्रकरण होत आहे, त्याच्यासाठी संरक्षण आपण का देणार, हे पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी हे सिद्ध केलं पाहिजे। या देशात आपण पाहिलं असेल की महिलांच्या नावावरती आपण अनेक लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी निवडून येतो आणि निवडून येत असताना माझी आपल्याला विनंती आहे की निवडून आल्यानंतर आता कुठेतरी आदरणीय राहुलजी आणि आदरणीय प्रियंकाजीचं नेतृत्व हे देशातील लोक मान्य करत आहे आणि या नेतृत्वाची भीती आपल्याला 29 मध्ये होत आहे। म्हणून आपण कुठेतरी विशेष सत्र में हाँ बोले जी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, ये 2 दिन से जो मैं सुन रहा हूँ, विपक्ष वाले जो नैरेटिव बता रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल, महोदय इसमें महिला रिजर्वेशन बिल तो है ही नहीं चर्चा में 2 विषय है, सीट बढ़ाने की और डिलिमिटेशन की। तो रिजर्वेशन का जो जैसे सभी बता भी रहे हैं साथ साथ कि उसका तो अधिनियम बन चुका है, उसको अभी लागू करने के लिए सीट बढ़ानी है, वो सीट बढ़ाना होगा तो डिलिमिटेशन करना होगा, जिसके लिए कमीशन बनानी है। तो कमीशन बनाने के लिए ये पारित होना है, कमीशन गठन करने के लिए यहाँ पे चर्चा हो रहा है और सीट बढ़ाने का चर्चा हो रहा है। तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए कि महिला रिजर्वेशन ओबीसी का उसमें रिजर्वेशन रखें, औरों को रिजर्वेशन रखें, ये सारे चर्चा हो चुका है 2023 में और महिला रिजर्वेशन एक्ट बन चुका है। तो इसको इतना समय बर्बाद किए हैं विपक्ष ने, ये मैं निंदा करता हूँ। साथ ही आप देखेंगे विपक्ष जितने जो परिवारवाद वाले जो राजनीति कर रहे हैं, उनमें तो सभी माँ बहनें सब उनमें सीट आ रहे हैं लड़के, पर उन्होंने औरों को देने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं महोदय बहुत पिछड़ा एरिया से आता हूँ, फर्स्ट टाइम राजनीति करने वाला हूँ मेरे परिवार से, और मेरे एरिया इतना पिछड़ा है कि वहाँ पे अभी उभरने का जरूरत है, लोगों को मौका मिलने का जरूरत है। पर जो पुरखों से राजनीति कर रहे हैं, वो अपना रोटी सेकने के लिए, अपना राजनीति चलाने के लिए औरों का मौका नहीं मिले, पिछड़ों का मौका नहीं मिले। महोदय ये इस टाइप का गुमराह ना करें। और ये रिजर्वेशन का बात इतना करके जो कांग्रेस क्रेडिट लेने का चाह रहा है, महोदय मैं ओडिशा से आता हूँ, ओडिशा में ST SC को रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में ST वहाँ होते हैं 22.5%, ST होते हैं 16%, 16.25%। हायर एजुकेशन में मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए ये कांग्रेसी सहित अभी तक जितने भी बीते 77 साल उड़ीसा में राजनीति किए, शासन किए, ST SC के लिए सिर्फ 12% और 8% ही मेडिकल इंजीनियरिंग में रखे थे। अभी डबल इंजन सरकार बनने के बाद, मोहन मांझी की सरकार आने के बाद ST के लिए 22.5% मेडिकल इंजीनियर हायर एजुकेशन में और SC के लिए 16.25%, OBC के लिए बार हम लोग मांग कर रहे थे उड़ीसा में कि इनके रिजर्वेशन दिया जाए नौकरी में, अभी तक इन्होंने नहीं किया था। हमारा सरकार आने के बाद 11.25% पढ़ने में भी और रिजर्वेशन में भी इसमें रिजर्वेशन दिया है। तो महोदय अभी बाकी तो क्लैरिफिकेशन गृह मंत्री देंगे, तो ये मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सभासदों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई
इन तीनों विधेयकों पर सभा के निर्णय तक बढ़ा दिया जाए। सुश्री मिताली बाग, मिताली 2 मिनट सर। 2 मिनट, 2 मिनट। স্যার মাইক माइक यू विल गेट इट ऑटोमेटिकली। নমস্কার মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। But সকাল time- থেকে time is সংসদ only 2 ভবনে minutes. নারী Kindly শক্তি, try to conclude. নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা হচ্ছে। আমরা যদি একটু তাকাই, যারা নারীদের সম্পর্কে এত বড় বড় কথা বলছেন, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে নারীদের নির্যাতন হচ্ছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখে অবাক হয়েছে এবং লজ্জা লাগে। আমরা ভুলে যাইনি হাসরতের কথা, আমরা ভুলে যাইনি মণিপুরের কথা। তাই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এবং যারা নারীদের নিয়ে এত বড় বড় কথা বলছে, তাদের মুখে নারী ক্ষমতায়নের কথা মানায় না। আমি গর্বিত, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 11 জন মহিলা সাংসদকে এই সংসদ ভবনে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে 3 জন মহিলা হচ্ছে এসসি এবং 3 জন হচ্ছে পুরুষ। আমি নিজে একজন এসসি মহিলা। এটা সম্ভব হয়েছে মমতাদির জন্য। অন্যদিকে বিজেপি মানে হচ্ছে জাতি, উপজাতি, জনজাতি। বিজেপি মানে হচ্ছে নারী বিদ্বেষী। তার কারণ কিছুক্ষণ আগে একজন সতীর্থ এখানে বলে গেলেন, মা লক্ষ্মীর কথা বললেন, মা দুর্গার কথা বললেন, মা সরস্বতীর কথা বললেন, মা কালীর কথা বললেন, কিন্তু জয় শ্রীরাম করে সর্বত্র আওয়াজ তুললেন, কিন্তু মা সীতার কথাটাই বলতে ভুলে গেলেন। এইটা সবথেকে বড় লজ্জাই সংসদ ভবনে। অবাক লাগছে। তাই বলবো, নারী শক্তির কথা ওনাদের মুখে মানায় না। আরেকটা আমরা কথা বলতে চাই যে যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা গড়বে বাংলা। মমতা দি গড়বে ফের আবার আমাদের মহিলাদের জন্য বাংলা। আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক। Speaker sir, for the opportunity, I rise to oppose and condemn the proposed 131st constitutional amendment. Sir, உங்கள் மூலமாக இந்த அவைக்கு சில சட்டங்களை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Prevention and Protection of Sexual Harassment of Women at Working Place Act 2013, Dowry Prohibition Act, Maternity Benefit Act, National Commission for Women 1920, Sati Abolition Act, தேவதாசி முறை ஒழிப்புகள் போன்ற இத்தனை சட்டங்களும் பெண்களின் உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்கள். இதில் ஏதாவது ஒரு சட்டமாவது 2014 நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். மத்திய அரசாங்கம், மோடி அரசாங்கம் 2014 இன்று வரையாவது ஒரு சட்டத்தையாவது பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக, பெண்கள் உரிமைக்காக கொண்டு வரப்பட்டது என்று இந்த அவையில் யாராவது சொல்வீர்கள் என்றால் நான் இந்த அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன். அதே போன்று 2010ஆம் ஆண்டு இந்த அவையில் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் தலைமையில் விமன் ரிசர்வேஷன் பில் கொண்டு வரும்போது இந்த அவையில் எதிர் தரப்பில் அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை பேருமே அந்த பெண்களுக்கான ரிசர்வேஷன் பில்லை தோற்கடித்தீர்கள், எதிர்த்தீர்கள். பெண்களுக்கான உரிமை கொடுக்க கூடாது என்பதை ஆணித்தரமாக ஒன்றாக நின்றீர்கள். ஆனால் இன்றைக்கு பெண்களுக்கான மசோதாவை கொண்டு வருகிறேன், பெண்களுக்கான ரிசர்வேஷனை கொண்டு வருகிறேன், சட்டமன்றங்களில், நாடாளுமன்றங்களில் பெண்களுக்கான இடங்களை ஒதுக்குகிறீர்கள் என்றீர்கள். அது எதற்காக இன்றைக்கு கொண்டு வருகிறீர்கள் என்றால் 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. 5 மாநிலங்களிலும் நீங்கள் தோற்பது என்பது உறுதியாகிவிட்டது. நோட்டாவுக்கும் பிஜேபிக்கான சண்டை தான் இந்த 5 மாநிலம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது நோட்டா மட்டும் வெற்றியை போகின்றது. சார் 1 மினிட் சார். இந்த சட்டத்தின் மூலமாக, இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தென் மாநிலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும். தென் மாநிலங்களுக்கு 63 65 சீட்டுகள் மட்டுமே கிடைக்கும். ஆனால் வட மாநிலங்களுக்கு 200 சீட்டுகளுக்கு மேலாக கிடைக்க இருக்கிறது. இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிப்பதோடு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சமமான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களோட கோரிக்கையாக இருக்கின்றது. நீங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பது என்பது மிகவும் தவறானது. குறிப்பாக தமிழகம் மக்கள் தொகையை கண்ட்ரோல் செய்தோம், அதற்காக நீங்கள் எங்களை தண்டிக்கிறீர்கள். நாங்கள் ஜிடிபி அதிகமாக கொடுக்கின்றோம், அதற்காக நீங்கள் எங்களை தண்டிக்கிறீர்கள். இதெல்லாம் முற்றிலும் தவறானது. இந்திய தேசத்தின் மக்களுக்கானதான் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம். ஆனால் ஒரு தரப்பு மக்களுக்குமாகவே இருக்கின்றது. இந்த அமெண்ட்மெண்ட், இந்த மசோதா விமன் ரிசர்வேஷன் எஸ்டி, தலித் பெண்களுக்காகவும்
ஆதிவாசி பெண்களுக்காகவும் மைனாரிட்டி பெண்களுக்காகவும் ஓபிசி பெண்களுக்கான உள் ஒதுக்கீடு பத்தி எங்குமே கூறவே இல்லை. குறிப்பாக 2011ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலமாக 15 வருடங்களுக்கு முன்பாக எடுத்த கணக்கெடுப்பின் மூலமாக நீங்கள் இந்த மசோதாவை திருத்துவீர்கள் என்றால் இது மிகவும் அப்பட்டமானது. இது மிகவும் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்டிகல் 82 வந்து நீங்க வயலேட் பண்றீங்க, மீறுகிறீர்கள். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறுவது என்பது உங்களுக்கு கைவந்த கலை. ஏனென்றால் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதி உயரிய சிந்தனையோடு இந்த சபை சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும், மக்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் காக்கப்பட வேண்டும் எழுதிய இந்திய அரசியல் சட்டத்தை நீங்க தொடர்ச்சியாக அதை நீங்க டெமாலிஷன் செய்து கொண்டே வருகிறீர்கள். நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். அதே போன்று நமது ராஜீவ்காந்தி அவர்கள், பாரத ரத்னா ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இந்த அவை கட்டாயமாக நினைவு கூற வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் இருக்க பெண்கள் நினைவு கூற வேண்டும். 33% இடஒதுக்கீடு உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்து இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் 15 லட்சம் பெண்கள் வந்து பிரதிநிதிகள் உள்ளாட்சி துறையில் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அது ராஜீவ்காந்தி அவர்களின் கனவு. தொடர்ச்சியாக காங்கிரஸ் பேரியக்கம், காங்கிரஸ் அரசாங்கம், காங்கிரஸ் அரசு பெண்களுக்கான அரசியலில் அதிகாரம் கொடுக்க வேண்டும், அவர்களுக்கான பங்களிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தளங்களில் சட்டங்கள் இயற்றி இருக்கிறார்கள். உள்ளாட்சி துறைகளில் வாய்ப்பு அளித்திருக்கின்றார்கள். அதனால் பெண்களுக்கான இந்த ரிசர்வேஷன் நாங்கள் கட்டாயமாக வரவேற்கணும். ஆனால் டீலிமிட்டேஷன் என்ற பெயரில் நீங்கள் மாநிலங்களை வஞ்சிப்பதை நாங்கள் கடுமையாக வன்மையாக எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து மாநிலங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை நீங்க தர வேண்டும். எல்லாருக்குமான அரசாங்கமாக, எல்லாருக்குமான அரசியலமைப்பு சட்டமாக இது இருக்க வேண்டும் என்று கோரி, கடைசியாக இந்த இந்தியாவில் இந்திய தேசத்தின் பிரதம மந்திரியாக அன்னை இந்திரா காந்தி இருந்திருக்கிறார்கள், குடியரசுத் தலைவராக பிரதிபா பட்டேல் இருந்திருக்கிறார்கள், இந்த அவையில் சபாநாயகராக மீரா குமார் இருந்திருக்கிறார்கள், உச்ச நீதிமன்றத்தில் பாத்திமா பிவி நீதிபதியாக இருந்திருக்கின்றார். பல்வேறு தளங்களில் பல்வேறு பதவிகளை பெண்களை அமர வைத்து அலங்காரம் பார்த்தது இந்த காங்கிரஸ் பேரியக்கம், காங்கிரஸ் அரசாங்கம். அது இன்று பெண்களின் ரிசர்வேஷன் பில்லை கட்டாயமாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம், அதற்காக சப்போர்ட் பண்றோம். ஆனா டீலிமிட்டேஷன் என்ற முறையில் மாநிலங்களுக்கு எதிராக நீங்க செயல்படுகின்ற கொள்கையை கைவிட வேண்டும். இல்லை என்றால் கட்டாயமாக இந்தியாவில் நீங்கள் துடைத்தெடுக்கப்படுவீர்கள். நன்றி, தேங்க்யூ. सदन के अंदर